डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास के अंदर हम चैप्टर नंबर 5 के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आपको पता है चैप्टर नंबर 5 का नाम है स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर में मैं सबसे पहले आपको गैसेस के बारे में पढ़ा रहा था। तो गैसेस के अंदर मैंने कुछ लॉज पढ़ाए थे, आपको याद होगा। दैट इज़ बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेलिशाक लॉ, एमंटन्स लॉ। एक आपका था आइडियल गैस इक्वेशन जिसको पी वी इज इक्वल टू एन आर टी से, या पी वन वी वन इज इक्वल टू P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 के द्वारा क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इन सभी के बाद डियर स्टूडेंट्स, सभी लॉज पढ़ने के बाद अब हमारे पास अगला टॉपिक आ रहा है काइनेटिक गैस थ्योरी या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सबसे पहले एक बात बतानी थी, अब तक हमने जितनी भी गैस की प्रॉपर्टी स्टडी की हैं, चाहे फिर वो वॉल्यूम से रिलेटेड प्रॉपर्टी हो, चाहे डेफिनेट वॉल्यूम से रिलेटेड प्रॉपर्टी हो, सारी प्रॉपर्टीज़ और जितने भी हमने लॉज पढ़े हैं, सब लॉ किसके द्वारा एक्सप्लेन हुए हैं बेटा? एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा क्या हुए हैं, एक्सप्लेन हुए हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया बेटा? एक्सपेरिमेंट किए, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही हमारे पास क्या हुए, लॉज सामने निकल के आए हैं। लेकिन अब तक गैस के बारे में थ्योरेटिकल कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया गया। अब तक गैस के बारे में थ्योरेटिकली कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया गया। तो गैस के बारे में थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बर्नौली। क्या नाम था? बर्नौली। उन्होंने एक क्या दी थी बेटा? थ्योरी दी थी। और उस थ्योरी को केमिस्ट्री में किसके नाम से जाना गया? काइनेटिक गैस थ्योरी के नाम से जाना गया, या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। आप क्वेश्चन पूछेंगे सर एक बात बताओ, इस थ्योरी को काइनेटिक थ्योरी क्यों बोला गया, क्या रीज़न था? तो उस थ्योरी में बर्नौली नाम के साइंटिस्ट ने कहा था कि गैस के मॉलिक्यूल्स लगातार क्या करते होते हैं बेटा? मूविंग स्टेट में होते हैं। मूविंग स्टेट का मतलब गैस के मॉलिक्यूल रुकते नहीं है, लगातार क्या करते रहते हैं बेटा? मूव करते रहते हैं। अब सोचने वाली बात है, अगर कोई चीज़ लगातार मूव कर रही है तो इसका मतलब उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर है? काइनेटिक एनर्जी है। उसके अंदर कौन सी एनर्जी प्रेजेंट है? काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट है। और अगर गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी है तो उसकी थ्योरी को क्या किस नाम से जाना जाएगा? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के नाम से उसको जाना जाएगा। ठीक है, तो गैस की पार्टिकल्स मूविंग होते हैं, लगातार मूव करते रहते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए क्या दिया गया था? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को एक्सप्लेन किया गया था। देखिएगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात करते हैं तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को स्टडी करने के बाद बर्नौली ने कुछ क्या दिए थे बेटा? पोस्टुलेट्स दिए थे। और अब हमें क्या करना है, कुछ पोस्टुलेट्स के ऊपर बात करनी है। पहला पोस्टुलेट क्या दिया था? पहला पोस्टुलेट दिया था ऑल गैसेस आर मेड ऑफ, कि जितनी भी गैसेज होती हैं वो क्या बनी हो, किससे मिलकर बनी होती हैं? ऑल गैसेज आर मेड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स। एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल, कि जितनी भी गैसेज होती हैं वो बहुत छोटे पार्टिकल से मिलके बनी होती हैं, एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स। और ये कहा जाता है ईच डिफरेंट गैस, या एवरी डिफरेंट गैस भी कह सकते हैं आप। ईच डिफरेंट गैस हैज़ डिफरेंट मास ऑफ पार्टिकल, कि हर अलग गैस के पार्टिकल्स का मास भी क्या होगा? अलग होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर ले रखा है तो पहले पॉइंट के अनुसार ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर में किसके पार्टिकल होंगे बेटा? किसके मॉलिक्यूल होंगे? एटम्स या मॉलिक्यूल? ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल होंगे। ये बहुत छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, और ऑक्सीजन गैस के एटम्स का मास क्या होगा? अलग होगा। अगर दूसरे सिलेंडर में आपने कौन सी गैस ले रखी है बेटा? हाइड्रोजन गैस ले रखी है, तो उसकी मॉलिक्यूल्स का मास क्या होगा बेटा? अलग होगा। इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल्स का मास अलग होता है, हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स का मास अलग होता है, अमोनिया गैस के मॉलिक्यूल्स का मास अलग होता है, तो हर गैस एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती है। इन स्मॉल पार्टिकल्स को केमिस्ट्री में या तो एटम कहे जाते हैं, या स्मॉल पार्टिकल्स केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल्स का नाम दिया जाता है। और बेटा मॉलिक्यूल और एटम का हर डिफरेंट गैस के अंदर डिफरेंट मास होगा। ठीक है, सेकंड इसके बाद पॉइंट क्या निकल के आता है? देखिए, काइनेटिक थ्योरी का सेकंड पॉइंट फिर किसके बारे में एक्सप्लेन करता है? मॉलिक्यूल्स के बारे में एक्सप्लेन करता है। और इसमें क्या रखा है? द मॉलिक्यूल ऑफ गैसेज आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, कि जो गैसेज के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर होते हैं। द गैसेस मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। अब फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर होने का मतलब शायद आप समझ ही गए होंगे। फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर का मतलब गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर होते हैं। इतने दूर दूर होते हैं कि बेटा अब मैं अगर पार्टिकल्स को नज़दीक रख लूँ तो पार्टिकल्स को नज़दीक रखने से पार्टिकल्स की वॉल्यूम तो क्या आएगी? कम, और गैस की वॉल्यूम इसके कंपेयर में क्या होगी? ज़्यादा। इसका मतलब द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इज़ वेरी लेस
देन एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द होल गैस। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बताओ, आपके पूरे स्कूल की बिल्डिंग के अंदर या आपके पूरे घर के अंदर, मेरे अकॉर्डिंग घर तो आपकी काफ़ी बड़ा होगा, काफ़ी कमरे रूम्स वगैरह होंगे, बट कंटेंट क्या होते हैं, कम कंटेंट होते हैं। वैसे बेटा एक पूरी गैस के अंदर वॉल्यूम तो क्या होती है ज़्यादा, और पार्टिकल क्या होते हैं, कम होते हैं। अब सभी पार्टिकल्स को अगर एक जगह रख दिया जाए तो पार्टिकल्स की ओरिजिनल वॉल्यूम काफ़ी लेस देन होगी, किससे, वॉल्यूम ऑफ गैस से काफ़ी कम पाई जाएगी। तीसरा पॉइंट ये बताया जाता है कि गैस के पार्टिकल अगर एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर है तो उन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा बेटा, बहुत कम होगा। क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी कम होगा, और पार्टिकल्स क्या कर सकते हैं, इस कारण से आसानी से इधर उधर मूव कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ड्यू टू द फार डिस्टेंस या ड्यू टू द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या आप कह सकते हैं फोर्स ऑफ रिपल्सन इज़ वेरी लेस, कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा बेटा, बहुत कम होगा। इसका मतलब अगर दो चीज़ों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन कम है तो वो क्या कर सकते हैं बेटा, फ्रीली मूव। इसका मतलब आप ये कहेंगे कि हमारे गैस के पार्टिकल, ये थ्योरी कहती है क्या करते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। उसके बाद काइनेटिक थ्योरी में अगला क्या पॉइंट दिया गया, काइनेटिक थ्योरी में अगला पॉइंट दिया गया बेटा, नो ग्रेविटेशनल फोर्स, नो ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या नहीं होती, अप्लाई नहीं होती है। नो ग्रेविटेशनल फोर्स इज एप्लीकेबल ऑन गैसियस पार्टिकल्स। गैसियस पार्टिकल्स का मास बहुत कम होने के कारण यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई नहीं होती है। आप कहेंगे दीपक सर क्यों अप्लाई नहीं होती, तो देखो ग्रेविटेशनल फोर्स कहती है कि कोई भी चीज़ जिसके अंदर कुछ मास है वो हमेशा क्या करती है बेटा, नीचे की तरफ आगे गिरती है। और आपने पढ़ा होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स का जो ला दिया था उसमें भी ये बताया गया था कि जो एक मैंगो होता है या एप्पल का जो पेड़ था, उससे एप्पल क्या करता है, नीचे की तरफ गिरता है। आप एक स्टोन को फेंकेंगे ऊपर की तरफ, वो नीचे की तरफ आएगा। लेकिन आप क्या करते हैं बेटा, जब भी तुम्हारे घर में चूल्हे के अंदर तुम्हारी मदर क्या करती है, आग जलाती है, तो स्मोक ये बताओ नीचे की तरफ आता है या स्मोक ऊपर की तरफ जाता है? स्मोक बेटा हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। कोई मान लीजिएगा ह्यूमन बींग वो स्मोकिंग कर रहा है, तो स्मोकिंग के बाद जो स्मोक उठेगा ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, स्मोक हमेशा ऊपर की तरफ उठता है। अगर कोई चीज़ नीचे की तरफ खींचे तो समझ जाना उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, लेकिन ये तो ऊपर की तरफ उठता है, इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं कर रहा। चलो एक और एग्जाम्पल देता हूँ। आपके शायद घर में पानी की टंकी भी होगी, है ना, टैप भी होगी बिल्कुल, और पानी की जो टंकी होती है उसके अंदर एक नीचे आपने पाइप लगा रखा होगा, और आपके घर में शायद एलपीजी गैस का सिलेंडर भी होगा, उसके आपने ऊपर पाइप लगा रखा है। माय क्वेश्चन इज दैट कि पानी की जो टंकी है उसके तो नीचे पाइप क्यों लगाया जाता है, उसके ऊपर क्यों नहीं लगा देते पाइप और वहाँ से पानी खींच लें? और बेटा गैस के ऊपर क्यों सिलेंडर क्यों लगाया जाता है, नीचे क्यों नहीं लगा सकते हैं रेगुलेटर? तो इसके पीछे रीजन ये होता है कि पानी की टंकी में क्या भरा होता है, लिक्विड। लिक्विड के मॉलिक्यूल क्या फॉलो करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स को ओबे करते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पार्टिकल किस तरफ आएंगे, नीचे की तरफ आएंगे, ऊपर की तरफ थोड़ी ना उठेंगे। तो अगर ऊपर हमने क्या लगा दिया, पाइप लगा दिया, तो क्या पानी ऊपर अपने आप चढ़ के निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। बट गैस के मॉलिक्यूल्स पे आपको बताया 5 मिनट पहले, नो ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई नहीं होता तो सारे के सारे पार्टिकल्स क्या होंगे बेटा, ऊपर से निकल जाएंगे। इस वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होने के कारण गैस के सिलेंडर में रेगुलेटर ऊपर लगाया जाता है, और पानी के टंकी के अंदर जो टैप होती है वो क्या लगाई जाती है, नीचे लगाई जाती है। तो ये पॉइंट क्लैरिफाई कर रहा है कि गैस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर क्या नहीं होती बेटा, आपकी ये ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई नहीं होती। अगला पॉइंट इसके बाद क्या आता है, अगला पॉइंट ये आता है कि गैस की मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं। और डियर स्टूडेंट, इसमें काइनेटिक गैस थ्योरी के अंदर अगला पॉइंट ये दिया जाता है कि जब भी हम क्या करते हैं, किसी गैस से भरे हुए कंटेनर को ऑब्जर्व करते हैं, तो जितने भी क्या होते हैं गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हेयर एंड देयर, मतलब इधर उधर लगातार क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। तो गैसियस मॉलिक्यूल्स आर मूव हेयर एंड देयर कंटिन्यूसली। गैस के मॉलिक्यूल लगातार इधर उधर क्या करते रहते हैं बेटा, मूव करते रहते हैं। ईच मॉलिक्यूल मूव विथ डिफरेंट स्पीड। आपके हर गैस का मॉलिक्यूल क्या करता है, डिफरेंट स्पीड के अंदर मूव करता है, और डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर क्या करते हैं, मूव करते हैं। अब बताओ गैस के सिलेंडर के अंदर तो काफ़ी सारे मॉलिक्यूल होते हैं, और ये डिफरेंट स्पीड के अंदर मूव करेंगे और डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे, तो वो क्या कर सकते हैं बेटा, कोलॉइड विद ईच अदर। कोलॉइड विद ईच अदर का मतलब है एक दूसरे, तो गैसियस मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं बेटा, कोलॉइड विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ तो टकरा ही जाते हैं। और कई बार गैसियस मॉलिक्यूल क्या करते हैं बेटा, कंटेनर की वॉल पे, अब कोई चीज़ देखिएगा इधर उधर मूव कर रहा है तो कंटेनर की वॉल के ऊपर भी क्या कर जाते हैं, टकरा जाते हैं। तो आप ये कहेंगे कोलॉइड ऑन वॉल ऑफ द कोलॉइड। कोलॉइड का मतलब आप ये कह सकते हैं विद वॉल ऑफ कंटेनर, मतलब
कंटेनर की वाल के ऊपर भी क्या करते हैं ये बेटा, कोलाइड करते हैं। तो मेरी बात आप समझे होंगे कि जब ये डिफरेंट स्पीड से डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो पार्टिकल आपस में भी कोलाइड कर सकते हैं, और कंटेनर की जो वाल है उस पर भी ये क्या कर सकते हैं बेटा, कोलाइड कर सकते हैं। और एक बात याद रखना, इनका जो कोलिजन होता है ना वो कैसा होता है, इलास्टिक कोलिजन होता है। इलास्टिक एक ऐसा कोलिजन होता है जिसमें नो एनर्जी लॉस, कि टकराने के बाद एनर्जी के अंदर क्या नहीं आता बेटा, लॉस नहीं आता, एनर्जी क्या रहती है, एज इट इज मेंटेन रहती है। उस कोलिजन को क्या नाम दिया जाता है, इलास्टिक कोलिजन का नाम दिया जाता है। जैसे आपने मान लो एक बॉल ली और बॉल को फेंका, वो दीवार के टकराई, बट आपने देखा होगा दीवार के टकराते उसकी एनर्जी काफ़ी कुछ क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है, और वो डिफरेंट स्पीड से आपकी तरफ आती है। ठीक है, इसका मतलब सपोज करो आपने एक क्या दीवार ये ली, एक दीवार ये ली, आपने इस वाली दीवार पे एक बॉल फेंक के मारी, ये इधर जाके टकराई, फिर यहाँ जाके टकराएगी, फिर यहाँ जाके टकराएगी, फिर इधर जाके टकराएगी, फिर इधर जाके टकराएगी, फिर इधर जाके टकराएगी। मेरे अकॉर्डिंग इस तरह टकराती हुई ये 1 या 2 मिनट बाद नीचे आके गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि बेटा जब बॉल क्या करती है, वॉल के ऊपर कोलाइड करती है, तो कोलिजन कैसा होता है, नॉन इलास्टिक। नॉन इलास्टिक ऐसा कोलिजन होता है जिसमें एनर्जी का लॉस होता है। अब बार बार एनर्जी अगर घटती जाएगी, लॉस होती जाएगी, तो एक ऐसा टाइम आएगा एनर्जी इतनी कम हो जाएगी पार्टिकल नीचे आके गिर जाएंगे। लेकिन गैस के अंदर कोलिजन कैसा होता है, इलास्टिक, एनर्जी में बिल्कुल भी लॉस नहीं होता, पार्टिकल लगातार उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन के अंदर क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। एक और चीज़ होती है कि देखिएगा, मान लो आपके पास ये क्या है, कंटेनर है, कंटेनर की जगह मान लो मैंने क्या ले लिया, बैलून ले लिया, और बैलून के अंदर मैंने कोई गैस का मतलब एयर भर दी। तो मैंने कहा कि गैस के पार्टिकल्स लगातार कंटिन्यूसली हेयर एंड देयर क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, और मूव कर करके किस पे टकराते हैं, कंटेनर की वॉल पे टकराते हैं। अब अगर कंटेनर की वॉल पे बार बार पार्टिकल जाके क्या कर रहे हैं, ऐसे टकराने लग रहे हैं, तो इससे क्या होगा, कंटेनर की वॉल के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट होगा। क्या होगा, प्रेशर एक्सर्ट होगा। इस वजह से जब आप एयर भरते हो बैलून के अंदर, तो बैलून के वाल के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट होता है। और कोई पूछे प्रेशर किस कारण से एक्सर्ट होता है, तो ये लगातार मॉलिक्यूल क्या करते हैं, कंटेनर की वॉल पे टकराते हैं। टकराने के कारण यहाँ पर क्या होता है, बैलून के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट होता है। तो ये आपका 5th पॉइंट था। 6th पॉइंट ये कहता है कि गैस की मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो टेम्परेचर की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इट मीन्स एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स इज इंक्रीजेस। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया आपने टेम्परेचर बढ़ाया, मतलब अगर समर सीजन में देखोगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स फास्टली मूव करते हैं, और विंटर सीजन में देखोगे तो गैस के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, थोड़ा कम मूवमेंट करते हैं। कैसे? आपने देखा होगा ज़्यादातर गाड़ियों के टायर समर सीजन में फटने के चांस रहते हैं। क्यों? क्योंकि समर सीजन में टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब स्पीड बढ़ेगी, और मॉलिक्यूल स्पीड के साथ टकराएंगे। अब स्पीड के साथ बार बार अगर टायर के ऊपर टकराएंगे तो टायर के फटने के चांस ज़्यादा होते हैं समर सीजन में। बट विंटर में टेम्परेचर कम तो स्पीड क्या हो जाती है, कम। मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं बेटा, इधर उधर मूव नहीं कर पाते, इसलिए प्रेशर कम लगता है। तो विंटर सीजन में टायर फटने के चांस बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपके पास एक रीज़न होता है। मैं एक काइनेटिक एनर्जी का एक और रीज़न दे सकता हूँ। आपने कई बार देखा होगा कि जब घर में कोई फंक्शन होता है तो हलवाई क्या करता है, सर्दियों के अंदर उस सिलेंडर को उठाकर, आपने देखा हो कभी, गर्म पानी के कंटेनर में रख देता है सिलेंडर को। एलपीजी गैस के सिलेंडर को गर्म पानी के कंटेनर में क्यों रखा जाता है? क्योंकि देखिए घर में अगर मान लो किस में है, विंटर सीजन में है, तो विंटर सीजन में टेम्परेचर क्या होगा, कम, तो काइनेटिक एनर्जी भी गैस के मॉलिक्यूल्स की क्या रहेगी, कम। गैस के मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी कम है तो स्पीड कम होगी, धीरे निकलेंगे। अब धीरे सिलेंडर में से बाहर निकलेंगे तो बेटा बर्नर के अंदर कम आएंगे, कम मॉलिक्यूल आएंगे तो बर्नर धीरे चलेगा। तो वो क्या करता है, गर्म पानी का कंटेनर रख के उसमें सिलेंडर को रख देता है। अब जैसे गर्म पानी के कंटेनर में रखा, टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो गैस मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, फास्ट मूव करेंगे। अब जल्दी निकलेंगे तो ज़्यादा आएंगे बर्नर में, ज़्यादा मॉलिक्यूल अच्छी हीट प्रोड्यूस करेंगे। इसलिए क्या करते हैं हलवाई, क्या करते हैं, कई बार ऐसा काम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो टोटल ये क्या होते हैं, 6 उसने पोस्टुलेट्स दिए थे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अंदर। पहला पोस्टुलेट क्या दिया था कि गैस की मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल होते हैं, डिफरेंट गैस के अंदर मास भी डिफरेंट होता है। सेकंड, गैस के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो अगर अगर मॉलिक्यूल्स को कलेक्ट कर लें और उनकी ओरिजिनल वॉल्यूम चेक करें तो गैस की मॉलिक्यूल से काफ़ी कम होती है। थर्ड पॉइंट, गैस के मॉलिक्यूल इतनी दूर दूर होते हैं कि उनके अंदर फोर्स ऑफ बेटा रिपल्सन या अट्रैक्शन इतना कम होता है कि मॉलिक्यूल आराम से मूव कर सकते हैं। तीसरा अगला पॉइंट ये होता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स पे कोई ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई नहीं होता है। उसके बाद अगला पॉइंट ये था कि गैस के मॉलिक्यूल डिफरेंट स्पीड से डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर मूव करते हैं। वो मूव करते करते कोलाइड विद ईच अदर,
एक दूसरे से भी कोलाइड कर जाते हैं एंड कोलाइड विद द वॉल ऑफ कंटेनर, कंटेनर की वॉल पे भी कोलाइड कर जाते हैं। इनका जो कोलिजन वो कैसा होता है, नॉन इलास्टिक कोलिजन होता है। इलास्टिक का मतलब एक ऐसा कोलिजन जिसके अंदर एनर्जी लॉस नहीं होती, उसको बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। और अगला पॉइंट ये था, इसने दिया था इस थ्योरी ने, कि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सर इन सभी पॉइंट्स को कलेक्टिवली स्टडी करने के बाद हमने एक इक्वेशन बनाई थी, उस इक्वेशन को केमिस्ट्री में किसके नाम से जाना गया, काइनेटिक गैस इक्वेशन। किसके नाम से, काइनेटिक गैस इक्वेशन के नाम से उस इक्वेशन को जाना गया। और काइनेटिक गैस इक्वेशन का फॉर्मूला क्या रखा गया, PV इज इक्वल टू हाफ mnc स्क्वेयर, PV इज इक्वल टू हाफ mnc स्क्वेयर, वेयर इज द P इज द प्रेशर, V इज द वॉल्यूम, M क्या होता है बेटा, मास ऑफ ए मोलिक्यूल, एक मोलिक्यूल के मास को क्या बोलते हैं, m बोलते हैं। और n क्या होता है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोलिक्यूल। C क्या होती है, स्पीड ऑफ मोलिक्यूल। C यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, स्पीड ऑफ मोलिक्यूल यूज़ करते हैं। अब एक मिनट के लिए देखा जाए तो देखो, एक गैस के अंदर n मोलिक्यूल है और बेटा एक मोलिक्यूल का मास कितना है, m। तो अगर मैं n को m से मल्टीप्लाई कर दूं तो किसका मास आ जाएगा, पूरी गैस का मास आ जाएगा। तो मास ऑफ गैस, और केमिस्ट्री में मास ऑफ गैस को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। एक मोलिक्यूल का मास है m, गैस में टोटल मोलिक्यूल कितने हैं, n को m से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरी गैस का मास आ गया, और पूरी गैस के मास को हम m से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, PV इज इक्वल टू 1/3 mc स्क्वेयर। इसको केमिस्ट्री में किसके नाम से जाना जाता है, काइनेटिक गैस इक्वेशन के नाम से जाना जाता है, वेयर P इज द प्रेशर, V इज द वॉल्यूम, M इज द मास ऑफ गैस, और C को क्या बोलते हैं, स्पीड। वैसे स्पीड को बोलते हैं RMS स्पीड। ये RMS स्पीड क्या होती है, आगे बढ़ेंगे। तो आज कितना काफ़ी है, कल बात करेंगे। थैंक यू।